ये है अपनी रॉयल एनफील्ड हंटर 350। इसके 7000 किलोमीटर अपने पूरे कर चुके हैं 8 महीने के अंदर। मई 2024 में मैंने परचेज़ करी थी और ये 7000 किलोमीटर जो है चल चुकी है। और आज अपने करने जा रहे हैं इसका ऑनरशिप रिव्यू आफ्टर 7000 किलोमीटर्स। किस तरह की ये परफॉर्मेंस दे रही है, क्या क्या इसके प्रोज हैं, क्या क्या इसके कौन्स हैं, वो आज अपने डिस्कस करेंगे। बट एक डिफरेंट स्टाइल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसको। ਵੈਲ ਹੈਲੋ ਜੀ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਚੈਨਲ ਵੰਸ ਅਗੇਨ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਜੀ कितना सारे, आई होप तुसी सारे वधिया होवोगे। तो शुरू करते हैं अपना ये रिव्यू जो है रॉयल एनफील्ड हंटर 350 का आफ्टर 7000 किलोमीटर्स। स्पेसिफिकेशंस आपको बताऊंगे बट फिर भी मोटे मोटे स्पेसिफिकेशंस मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 350 सीसी का एयर ऑयल कूल्ड इंजन, रॉयल एनफील्ड इसको एयर ऑयल कूल्ड बोलता है बट बेसिकली है ये सिर्फ एयर कूल्ड इंजन। और ये जो इंजन है ये प्रोड्यूस करता है 20.2 bhp की पावर और 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और ये जो टैंक है, फ्यूल टैंक है, इसकी कैपेसिटी 13 लीटर्स की है। हाइट मेरी 6 फीट है, देख लो मेरे जो पैर है बिल्कुल इजीली मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। आराम से फ्लैट फुटेड हूँ मैं यहाँ पे। इवन मेरे जो नीज़ हैं वो तो बेंड भी हो रखे हैं। वेल काफ़ी दिनों से मैं वेट कर रहा था कि अपनी हंटर के 7000 किलोमीटर्स कंप्लीट हों और मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने पेश करूं, अपना ओनरशिप रिव्यू आफ्टर 7000 किलोमीटर्स। वो दिन आ गया है जो अपने रिव्यू करने जा रहे हैं अपनी रॉयल एनफील्ड हंटर 350 का। सो इस वीडियो के प्रोज एंड कॉन्स स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको इस बाइक के सभी प्रोज सभी कॉन्स अच्छे से पता चल जाए। 7000 किलोमीटर्स मैंने इस बाइक को चलाया तो मुझे अच्छे से समझ में आ गया कि इस बाइक की क्या खासियतें हैं और क्या इस बाइक के नेगेटिव्स हैं। सो चलो शेयर करता हूँ मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने उस टॉपिक की जो कि सब्जेक्टिव है, वो है इसके लुक्स। तो इस बाइक के जो लुक्स है वो रॉयल एनफील्ड की दूसरी 350 सीसी की जो बाइक्स आती हैं जैसे कि क्लासिक 350 आती है, बुलेट 350 आती है और थंडरबर्ड 350 जो नए नाम से उन्होंने लॉन्च करी हुई है, मीटियोर 350 के नाम से। तो इन सभी बाइक्स के जो लुक्स हैं उससे ज़्यादा अच्छा लुक मुझे इसका लगा। थोड़ा डिफरेंट लुक था, हालांकि बहुत सी बेसिक चीज़ें दी गई थी जैसे इसकी हेडलाइट दी थी, इसके इंडिकेटर्स दिए थे, वो सब मैंने चेंज करवा के इसका लुक थोड़ा सा और मॉडिफाई करवाया क्योंकि जिस तरह का लुक मुझे चाहिए था वैसा लुक मैंने इसका बनाया है। बट सब्जेक्टिवली मेरे हिसाब से जो इसका लुक था वो मुझे बाकी सभी 350 सीसी बाइक के लुक से बहुत अच्छा लगा था। एंड इवन कि इस बाइक के अंदर जो कलर्स उन्होंने पेश किए थे, जिस तरह के ग्राफिक्स उन्होंने यूज़ किए थे बाइक्स के ऊपर, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। और इंटरेस्टिंगली इस बाइक का जो एग्जॉस्ट नोट है वो भी मुझे दूसरी बाइक से ज़्यादा अच्छा लगा था। इस वजह से मैंने इस बाइक को पिक किया। आप लोगों को मैं सुनाता हूँ कि किस तरह का इसका एग्जॉस्ट नोट है। और इस एग्जॉस्ट नोट का सबसे ख़ास बात पता है क्या लगती है मेरे को, कि इसमें बीच बीच में पॉपिंग साउंड भी सुनने को मिल जाता है। मज़ा आया था सुन के भाई, सब मज़े आया था, मज़े। प्रोज के अंदर दूसरा पॉइंट मैं इसका ये मानता हूँ कि ये बाइक जो है वो थोड़ी बल्कि फील होती है क्योंकि इसके जो टायर साइज़ है वो टायर साइज़ ही काफ़ी बल्कि है। आगे का जो टायर है वो 110 mm सेक्शन का टायर है, 110 mm का मतलब काफ़ी वाइड है यार, काफ़ी वाइड टायर है। कंपैरेटिवली आप दूसरी बाइक्स के टायर से कंपेयर करोगे तो कंपैरेटिवली बहुत ही वाइड टायर है। फ्रंट टायर एंड रियर टायर 140 mm का रियर टायर है। तो पीछे से ये बाइक बहुत ही ज़्यादा बल्कि फील होती है। फील क्या होती है मतलब दिखती है यार, बल्कि ही दिखती है पीछे से ये बाइक। और इस वजह से सही बता रहा हूँ कि इतना ज़्यादा ये बाइक जो है अटेंशन ग्रैब करती है जो भी दूसरे लोग होते हैं उनका। काफ़ी लोग मुझसे आगे पूछते हैं भैया इसकी क्या कॉस्टिंग है, कितने की पड़ती है। और ऊपर से क्या है कि मॉडिफिकेशन करने के बाद में थोड़ा सा ज़्यादा अटेंशन ग्रैब कर रही है क्योंकि थोड़ी सी डिफरेंट लगने लगी है। बट फिर भी ये बाइक काफ़ी अटेंशन ग्रैब करती है। और अगला पॉइंट इसका प्रोज में ये है कि ये बाइक जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 180-181 किलो के आसपास इसका वेट है। तो उस वजह से क्या है कि सिटी पर्पज़ के लिए ये बहुत ही सही बाइक बन जाती है। इवन आप इसको हाईवे पे भी यूज़ कर सकते हो, सिर्फ़ और सिर्फ सिटी में चलाने के लिए नहीं बनाई गई है ये बाइक। आप इसको हाईवे पे भी यूज़ कर सकते हो। मैंने भी हाईवे पे बहुत यूज़ किया है इस बाइक को। और
लाइट वेट होने के कारण एक तो इसका पिकअप बहुत बढ़ जाता है, मतलब अब बहुत जल्दी पिकअप लेती है ये। दूसरा इसमें ये आता है कि इसकी मैनूवरिंग बहुत इजी हो रही है, आप बहुत इजीली इसको हैंडल कर सकते हो, सिटी के अंदर कट्स कर सकते हो, ट्रैफिक से बहुत जल्दी से निकल सकते हो, तो बहुत इजी हो जाता है लाइट वेट होने के कारण इसका मैनूवरिंग। और ऊपर से क्या है कि साइज़ भी इसका थोड़ा छोटा है, इसकी ओवरऑल जो लेंथ है वो भी थोड़ी सी कम है दूसरी बाइक से कंपैरिजन में, तो उस वजह से भी मैनूवरिंग जो है वो काफ़ी इजी हो जाती है, काफ़ी इजीली मैनूवर कर सकते हैं अपने इस बाइक को। मतलब सिटी में तो मेरे को कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आई इसको लेके जाके, कभी भी ट्रैफिक मेरे को जो मिला है तो मैं इजीली ट्रैफिक के बीच में से ऐसे ऐसे सांप की तरह निकालता हुआ लेके गया हूँ इस बाइक को। बहुत ईजीली, बहुत ज़्यादा इजीली अपने इसको सिटी में चला सकते हैं। अगला पॉजिटिव पॉइंट इसका ये है कि इसकी सीट हाइट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 800 mm है, तो जिस वजह से क्या है कि शॉर्ट राइडर्स जो हैं वो इसको ईजीली चला सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 5'6" हाइट के बंदे भी इसको ईजिली चला सकते हैं। मेरी हाइट तो 6 फीट है, इस हाइट के कारण मुझे तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आनी है। बट जो छोटे राइडर्स हैं जो हिमालयन वगैरह नहीं चला सकते, या फिर क्लासिक 350 की हाइट, सीट हाइट जो है वो थोड़ी सी ऊंची है, तो उनके लिए ये बाइक काफ़ी सही है। ऊपर से क्या है कि लाइट वेट भी है, और आपके फीड्स में प्रॉपरली नहीं भी पहुंच रहे हैं उसके बाद भी आप इसको ईजिली हैंडल कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगला पॉजिटिव पॉइंट इसका ये है कि इसकी जो ब्रेकिंग कैपेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आगे का जो डिस्क है उसका साइज़ लगभग 300 mm है, और रियर डिस्क का साइज़ 270 mm है। पीछे वाले ब्रेक की ब्रेकिंग ओके है, बट जो इसका फ्रंट ब्रेक है वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। पीछे कोई ज़्यादा ट्रैफिक मेरे को दिख नहीं रहा, तो इसलिए मैं आपको भी ब्रेक मार के भी दिखा देता हूँ। ये देखो कितनी जल्दी इजीली रुक गई, तो काफ़ी अच्छे ब्रेक हैं। फ्रंट ब्रेक की बाइट जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा शानदार। और नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट इसका ये है कि आपको इसके अंदर ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं, तो पंचर हो जाने पे भी अपनी गाड़ी 70-80 किलोमीटर आप आराम से चला सकते हो। छोटा पंचर हुआ तो वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है, 2-2 3-3 दिन तक बाइक चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। और बड़ा पंचर हुआ तब भी अपनी बाइक विदाउट एनी प्रॉब्लम सही करने की दुकान तक जा सकती है। तो इस बाइक के साथ आपको ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं, जो इसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है। अगला पॉजिटिव पॉइंट इसका भाई है इसका इंजन। जब से रॉयल इनफील्ड ने 350 सीसी का नया जे सीरीज़ का इंजन लॉन्च किया है, उसके बाद से भाई कहानी ही बदल चुकी है रॉयल इनफील्ड बाइक्स को लेके। वाइब्रेशंस जो हैं वो ना के बराबर हो चुके हैं। इवन आप 80-90 किलोमीटर की स्पीड से भी क्रूज़ करोगे, उसके बाद भी बाइक्स के अंदर बहुत ही कम वाइब्रेशंस देखने को मिलते हैं। ये देखो, ये अपने अभी 80 की स्पीड में क्रूज़ कर रहे हैं। हैंडल बार में मेरे को बहुत ही कम वाइब्रेशन फील हो रहा है, इसके मिरर्स में बहुत कम वाइब्रेशन मेरे को फील हो रहा है। 80 से 90 के बीच में मतलब बहुत ही कम वाइब्रेशन अपनों को फील होते हैं। हाँ, आप थोड़े हायर RPM पे जाओगे, 100, 110, 120 पे चलाओगे, तब आपको थोड़ा सा ज़्यादा वाइब्रेशन फील होगा, बट 80-90 की स्पीड तक इतना कोई ज़्यादा वाइब्रेशन अपनों को फील नहीं होते हैं। बहुत ही स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस अपनों को मिलता है इस नए इंजन के साथ। ये देखो, रियर व्यू मिरर के अंदर बहुत ही कम वाइब्रेशन अपनों को देखने के मिल रहे हैं, जबकि अपनी स्पीड जो है वो 90 के आसपास है। वैसे इस बाइक को चलाने का स्वाद जो आता है वो 80-90 की स्पीड पे ही आता है भाई। जो परफॉर्म करता है इंजन इस स्पीड के ऊपर, मज़े आ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़े आ जाते हैं। अगला पॉजिटिव पॉइंट है इसका सिटी का माइलेज। तो भैया शुरू के अंदर जब मैंने बाइक ली थी, फर्स्ट सर्विस जब तक नहीं हुई थी, इवन सेकंड सर्विस जब तक नहीं हुई थी, तब तक मेरे को इस बाइक से, फर्स्ट सर्विस तक मेरे को इस बाइक से एवरेज जो मिल रही थी वो थी 27-28 की, और सेकंड सर्विस के बाद से मेरे 35-36 की माइलेज मेरे को ये बाइक सिटी के अंदर निकाल के दे रही है। आप यकीन नहीं मानोगे। खैर माइलेज जो है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मैं जिस तरह से चलाता हूँ, मेरे को उस वजह से ये जो माइलेज है वो 35-36 की मिल रही है। और माइलेज टेस्ट मैंने पिछली वीडियो में भी करके दिखाया था। अगर आप लोगों को उसका रेफरेंस चाहिए तो मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से उसका एवरेज भी देख सकते हैं। अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट है भैया इसका हाईवे का माइलेज। बहुत से लोगों के क्वेश्चन आते हैं, भैया क्या हाईवे पे क्या माइलेज दे रही है, हाईवे पे क्या माइलेज दे रही है। तो मैं सबको क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे कि हाईवे पे ये बाइक आपको इजीली 40 की माइलेज दे देगी, अगर आप विदाउट पिलियन इसको राइड कर रहे हैं तो। और जैसे जैसे अगर अपनी बाइक पे जितना लोड बढ़ेगा वैसे वैसे ऑब्वियस है कि उसकी माइलेज कम होगी, बट विदाउट पिलियन
आप लिख के चलिए 80 से 90 की स्पीड पे ये बाइक आपको 40 के आसपास का माइलेज दे देगी। लिख के रख लो आप ये चीज़, लिख के। बट वही है कि आप चलाते किस तरह से हो। 80-90 पे चलाओगे तो आपको मिलनी ही है, इतनी एवरेज मिलनी ही है विदाउट पिलियन। अगले पॉजिटिव पॉइंट की बात करते हैं हमने, वो है इसका लो एंड टॉर्क। एग्जांपल देता हूँ चलो आपको मैं। अभी हमने खड़े हैं यहाँ पे, 0 दिखा रहा है यहाँ पे, आप देखो गियर। अपने गियर बढ़ाते हैं इसका, दूसरा, तीसरा, चौथा गियर। चौथे गियर पे अपने खड़े हैं और ये देखो चौथे गियर पे बाइक उठा रहा है ये, चौथे गियर पे बाइक उठ रही है ये। अब इससे ज़्यादा एग्जांपल आपको क्या दिया जाए कि इसका लो एंड टॉर्क बहुत ही शानदार लो एंड टॉर्क है। 5th गियर लगा रखा है अपनों ने, बिलो 30 अपने आ गए हैं और ये गाड़ी इजीली चल रही है। थोड़ी बहुत नॉकिंग स्टार्ट हो गई है बट चल रही है, इजीली चल रही है। आप 5th गियर पे 30 की स्पीड पे इसको आराम से चला सकते हो। उसके बाद भी यहाँ पे आपको इकोनॉमी दिखा रहा है, देखो इकोनॉमी दिखा रहा है यहाँ पे। तो भैया इसका लो एंड टॉर्क जो है बड़ा ही शानदार है और यही एक कारण है जिसकी वजह से अपनों को कम गियर शिफ्ट करने पड़ते हैं और इस बाइक की जो सिटी माइलेज है वो बढ़ जाती है। अगला पॉजिटिव पॉइंट है इसका बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। हालांकि ज़्यादातर इसमें प्लास्टिक का यूज़ किया गया है जिसकी वजह से इसका कर्ब वेट है वो थोड़ा कम हो जाता है। ओवरऑल वेट इसका कम हो जाता है, 181 kg ही हो जाता है। बट इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है। अपनों को लोहे का टैंक यहाँ पे दिया गया है और उसके अलावा इसके अंदर ज़्यादातर प्लास्टिक ही यूज़ किया गया और प्लास्टिक जो है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ही यूज़ किया गया। तो बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। बिल्ड क्वालिटी में कोई भी कहीं से भी मुझे रॉयल एनफील्ड से क्वेश्चनिंग नहीं है। और अगला पॉजिटिव मुझको ये लगता है कि इसका जो क्लच है वो इतना टाइट नहीं है। क्लच भी काफ़ी सॉफ्ट क्लच है। अगर सिटी में ज़रा आपको गियर भी चेंज करने पड़े तब भी अपने हाथ जो है वो नहीं दुखते हैं। तो क्लच जो है वो कंपैरेटिवली काफ़ी लाइट। पहले मेरे पास थंडरबर्ड 353 उससे कंपैरिजन में काफ़ी लाइट क्लच है ये। जितनी भी रॉयल एनफील्ड की बाइक है उनके साथ ये पॉजिटिव पॉइंट जुड़ा हुआ है और ये पॉइंट है कि आपको हर शहर के अंदर रॉयल एनफील्ड 350 के सर्विस सेंटर मिल जाएंगे। आप चाहे कितने भी छोटे शहर से हों, आपको वहाँ पे रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर मिलेंगे ही मिलेंगे और आपको अगर किसी पार्ट्स की भी ज़रूरत है तो वो भी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये इसका बहुत ही आवश्यक पॉजिटिव पॉइंट है। रॉयल एनफील्ड का जो खुद का सर्विस सेंटर का जो एक चेन है ना वो बहुत ही शानदार है। कहीं पे भी अगर कोई ब्रेक डाउन हो जाता है तो आपको कोई दिक्कत इतनी ज़्यादा नहीं आती है। आप इजीली उनके सर्विस सेंटर को रीच करके अपनी बाइक को सही करवा सकते हैं। ये लो जी, ये तो हो गए अपने इसके जितने भी पॉजिटिव पॉइंट्स थे, प्रोज थे, वो सारे के सारे अपनों ने कवर कर लिए हैं। जो मुझे लगते हैं वो सारे प्रोज अपनों ने कवर कर लिए हैं। अब इस बाइक के कॉन्स की बात कर लेते हैं। जो मुझे खलती है सबसे बड़ी चीज़ वो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। ये ग्राउंड क्लियरेंस सिर्फ और सिर्फ 150 mm है, सिर्फ और सिर्फ 150 mm। और सम गार्ड लगाने से तो और भी कम हो जाता है। मतलब सम गार्ड भी ज़रूरी है क्योंकि अपने इंजन को प्रोटेक्ट करता है वो, और सम गार्ड लगाने से इसका ग्राउंड क्लियरेंस और भी कम हो जाता है। अभी अपने राइड ही कर रहे हैं, सामने एक टूटा हुआ पैच आ रहा है तो मैं आपको डायरेक्टली वहीं चल के ही दिखाता हूँ कि भाई इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है देखो कितना कम है। ये देखो कितना कम ग्राउंड क्लियरेंस है यहाँ पे, कितना ज़्यादा कम ग्राउंड क्लियरेंस है। अब निकालते हैं इधर से, बाइक को निकल तो जाती है वो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। हम लोगों को पैच जो है वो थोड़ा ऑफ रोडिंग वाला पैच मिल गया है। तो अपने अगले इसके कोन की बात कर लेते हैं, वो है इसकी स्टिफ राइडिंग क्वालिटी। हो मतलब ऐसा पैच मिले और आपको ये बाइक चलाने को मिल जाए ना तो आपके लिए इससे बुरी न्यूज़ नहीं हो सकती। बहुत ही ज़्यादा स्टिफ शॉकर्स हैं इसके, टेलीस्कोपिक शॉकर हैं आगे के, 130 mm ट्रैवल है सिर्फ इनका। और अगर बुरा पैच मिल जाता है तो आपकी पूरी बॉडी हिल जाती है। छोटे छोटे बम्प्स जो है ना वो भी मतलब ऐसा फील होता है आप किसी पत्थर के ऊपर से निकल के जा रहे हो। बहुत ज़्यादा स्टिफ राइडिंग क्वालिटी है इसकी। वो इसी बाइक की नहीं है, वो मीटियोर के साथ भी है, वो सुपर मीटियोर के साथ भी प्रॉब्लम है। एक हिमालयन इनकी ऐसी आती है जिसके शॉकर्स सबसे सही शॉकर्स हैं। अब तीसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट से जुड़ा हुआ पॉइंट है,
वो ये है कि जब इसके शॉकर्स इतने अच्छे नहीं हैं, इसकी जो राइडिंग क्वालिटी है वो थोड़ी सी स्टिफ्ड है, तो उस वजह से इनको बाइक की सीट की कुशनिंग थोड़ी सी अच्छी करके देनी चाहिए थी, बट वो यहाँ पे नहीं मिलती है। थोड़ी सी हार्ड कुशनिंग अपनों को मिलती है यहाँ पे, और पिलियन के लिए स्पेस भी थोड़ा सा कम मिलता है। बट हालांकि मैं अभी बाइक 7000 किलोमीटर राइड कर चुका हूँ, उसके बाद मेरे को इसकी सीट जो है वो इतनी अनकंफर्टेबल नहीं लगती है, मेरे को ये ओके लगती है सीट। अगले कौन की बात कर लेते हैं, वो है इसकी पेंट क्वालिटी। अब पेंट क्वालिटी की दिक्कत सिर्फ मेरे साथ अकेले के साथ नहीं आई है, मेरे तो सिर्फ और सिर्फ शॉकर्स की तरफ से इसका पेंट उतरा है, बट लोगों का क्या है कि टैंक से भी पेंट काफ़ी गया है इसका, तो इसकी पेंट क्वालिटी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। अगला कौन जो है इसका, वो है इसकी वायर जो है, वायर्स की पोजीशन इन्होंने सही नहीं रखी थी, जिस वजह से अभी तो मैंने ये हैंडल बार राइज़र लगाया है तो इसकी वायर थोड़ी सी दूर हो गई है, वरना ये वायर जो है वो अपने टैंक से टच कर रही थी और अपने आगे शॉकर से टच कर रही थी, और जो वायर्स टच हो रही थी इस वजह से हंटर की जो पेंट है उसकी भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं। तो वायर की पोजीशनिंग भी सही नहीं है स्टॉक अगर बाइक लेते हैं तो, और पेंट क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है, तो जिस वजह से इसका पेंट चला जाता है बाइक का लंबे टाइम तक अगर वायर अपनी बाइक की बॉडी से टच होती रहती है तो। अगला कौन, इसकी स्टॉक हेडलाइट है। ये बाइक मेरे को 2,10,000 के आसपास पड़ी थी जब मैंने परचेज़ करी थी मई 2024 के अंदर, और स्टॉक हेडलाइट आई थी इसकी, हेलोजन हेडलाइट आई थी, और उसका जो थ्रो था बहुत ही बेकार थ्रो था। मतलब अगर आप सिटी में जा रहे हो तो उस हिसाब से तो सही है, तो काम चल जाएगा आपका, ठीक है, बट हाईवे पे हो जहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं है, या फिर आप ऐसी स्ट्रीट पे हो जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, तो वहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा, एकदम अंधेरा ही रहता है। स्टॉक हेडलाइट जो इसकी हेलोजन हेडलाइट्स आती हैं उसका थ्रो बहुत ही ज़्यादा बेकार थ्रो है, तो ये भी इसका एक कौन है। बाकी मैंने तो अभी मॉडिफिकेशन करा लिया है, इसकी हेडलाइट वगैरह चेंज करा लिया है, तो मॉडिफिकेशन वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्या क्या मॉडिफिकेशंस मैंने इसमें कराए हैं इसके लुक को इन्हेंस करने के लिए। और हेलोजन हेडलाइट आती है ना, उस वजह से क्या है कि बाइक का लुक भी उतना उभर के नहीं आता है। अब अपने इसके कंपटीशन की बात करते हैं, जैसे होंडा हाइनेस है, RS है, तो उसके अंदर क्या है कि LED लाइट्स मिलती हैं तो उससे, और LED इंडिकेटर्स भी मिलते हैं उसमें, और इसमें तो हेलोजन इंडिकेटर्स मिलते थे। LED का ऑप्शन देते हैं वो लोग, बट स्टॉक में तो हेलोजन ही आते हैं इसके अंदर, तो उस वजह से क्या है कि इसका लुक भी थोड़ा सा निखर के नहीं आता, उभर के नहीं आता। बाकी मैंने तो मॉडिफिकेशन करा के मेरे हिसाब से इसका जो स्टॉक लुक है उससे काफ़ी अच्छा लुक कर दिया है मेरे अकॉर्डिंगली। अगला जो कौन है वो सिर्फ इस बाइक से रिलेटेड नहीं है, रॉयल एनफील्ड की दूसरी बाइक से भी जुड़ा हुआ है, चाहे वो बुलेट हो, क्लासिक 350 हो, मीटियोर 350 हो, हिमालयन हो, गोरिल्ला हो, इवन सुपर मीटियोर वगैरह भी हो, तो उनके अंदर भी ये कौन आपको देखने को मिल जाएगा कि इसका पासिंग बटन जो है ना वो बहुत ही घटिया जगह पे दिया हुआ है। आपका हाथ ही रीच नहीं करता भाई, इधर पास देने के लिए हाथ ही रीच नहीं करता। मतलब आप जितना मर्जी इस बाइक को चला लो, आपका हाथ को याद ही नहीं रहेगा कि यहाँ पे पासिंग है। पासिंग इनको यहाँ आई बटन की जगह देनी चाहिए थी, और इन्होंने पासिंग इधर दे दी है, तो बहुत ही गलत जगह में पासिंग दी हुई है। इवन आफ्टर राइडिंग 7000 किलोमीटर्स आज तक मैं हैबिचुअल नहीं हुआ पास देने के लिए इस बाइक पे। आखिरी इसका जो कौन है वो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। अगर निक पिक करना चाहें तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका एक कौन है, क्योंकि इसमें RPM मीटर जो है वो नहीं मिलता, तो अपनों को पता नहीं चल पाता कि अपनी कितनी स्पीड पे, कितनी RPM पे अपनी बाइक जो है वो अपने राइड कर रहे हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है यही आपको सुपर मेटियोर 650 में भी यही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, उधर भी RPM मीटर वगैरह अपनों को नहीं मिलता। तो 7000 किलोमीटर के बाद मुझे जो इसके प्रोज एंड कॉन्स दिखे वो मैंने आप लोगों के साथ राइड करते हुए समझाने की कोशिश करी है। आप लोगों को भी अगर ये वीडियो अच्छी लगी है और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कर देना, और इस चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो ठीक है भाई साहब, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। वो तो दिक्कत रब रखा।